फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला। आप सब कैसे हो? होप्स यू आर डूइंग वेल। आई चंद्रा विश्वास गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कैसे नए किंग्स और किंगडम्स इमर्ज होने लग गए। हम चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। हम कैसे वो किंगडम्स जो नए नए किंगडम्स जो डायनेस्टीज़ बन रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। नए नए बिल्डिंग्स, नए नए टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो ये जो नए नए डायनेस्टी शुरू हुए हैं ना, वो अराउंड 7th सेंचुरी में इमर्ज होने लग गए। ओके, सो मैप 1 शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब जितने भी मेजर रूलिंग डायनेस्टीज़ थे वो सारे आप इस मैप में देख सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चोलास, यहाँ पे राष्ट्रकूटास, या कलिंगास, यहाँ पलास, चेरास, पंड्यास, ये सारे जो मेन रूलिंग डायनेस्टीज़ थे, ये सब। ओके, तो यू कैन लुक आउट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है, जो 7th सेंचुरी तक बहुत सारे बिग बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स जो होते हैं ना, जिसको समंताज या सबॉर्डिनेट्स कहते हैं, वो बेसिकली राजाओं के बहुत खास होते थे। क्योंकि उन लोग राजाओं को मिलिट्री सपोर्ट देते थे, हैं, ठीक है, एंड उसके बदले उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलता था। ओके, सो ये जो समंतास होते थे, उनके भी बहुत सारे पावर और वेल्थ होते थे, इसीलिए उनको महासमंता या महामंडलेश्वरा भी कहते हैं, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन। ठीक है, क्योंकि वो ही बेसिकली सोल्जर्स या वॉर के जितने भी वेपन्स हो, कुछ भी हो, वही प्रोवाइड करते थे राजाओं को। ठीक है, सो इसलिए उनको भी ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल कहा जाता था। ठीक है, बट समय ऐसा आता था कि अगर देखते हैं कि वो राजा अगर वीक है, या उसका रूलिंग थोड़ा फीका चल रहा है, या वो बहुत ही वीक हो गया, उसका पावर अभी उतना नहीं चल रहा है, तो इन्हीं लोग अपना, ये समंताज लोग ही अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेते थे और राजा बन जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जो राष्ट्रकूटास थे डेक्कन के, वहाँ पे ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो राष्ट्रकूटास थे डेक्कन के, वहाँ पे ऐसा हुआ है। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या है, चालुकास दे आर द रूलर्स ऑफ कर्नाटका, राइट। तो मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ, एक समंता बोलो या एक राष्ट्रकूटा चीफ बोलो, ठीक है, जिनका नाम था धती दुर्गा। ठीक है, ये जो धंती दुर्गा जी जो थे, उनको जैसे ही मौका मिला, उन्होंने चालुक्य के जो ओवरलॉर्ड थे, मतलब जो वो टाइम के जो राजा थे, उनको हटा के उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया बाय परफॉर्मिंग सम रिचुअल्स। मतलब एक हवन या एक रिचुअल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जिसको कहा गया है हिरण्या गर्भा। ठीक है, ये रिचुअल परफॉर्म्स करने से क्या होता है, बेसिकली उनका एक रीबर्थ होता है। ऐसा कहते हैं कि उनका एक रीबर्थ होता है, जिससे वो क्षत्रिय बन जाते हैं। ठीक है, मतलब जिससे वो क्षत्रिय बन जाते हैं और राजा बन सकते हैं। भले ही वो जन्म से वो क्षत्रिय हो या ना हो, वो ये हवन कराने से वो क्षत्रिय बन जाते हैं और राजा का पोजीशन संभाल पाते हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरे केस में क्या हो, जो मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज और मिलिट्री एंड देयर मिलिट्री स्किल्स टू क्रेव आउट किंगडम्स। कुछ कुछ जगहों में ऐसा होता है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, वो अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन, जो पूजा पाठ वाला प्रोफेशन को छोड़ के वो हथियार पकड़ लेते हैं। हथियार इन द सेंस, मतलब वो अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लेते हैं। जैसे कि एक कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, ये जो कदम्बा और ये जो गुजारा, जो ब्राह्मण्स थे, बेसिकली उन लोग अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ के अपना खुद का किंगडम्स बना लिए कर्नाटका में एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो जितने भी ये नए किंग्स बनने लग गए थे, उन लोग अपने आप को बहुत ही बड़ा बड़ा टाइटल से अपने आप को नवाजते थे। इन द सेंस महाराजा अधिराजा, ठीक है, या त्रिभुवना चक्रवर्तित, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये सही हो या गलत हो ये नहीं पता, लेकिन उन लोग अपने आप को ये सारे नाम से अपने आप को दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली महाराजा अधिराजा नहीं होते थे, बिकॉज उन लोग कहीं ना कहीं तो समंताज या प्लीजेंट्स या ट्रेडर्स या ब्राह्मण्स लोग का हेल्प लेते ही थे ना। बट फिर भी उन लोग अपने आप को इतना बड़ा बड़ा टाइटल से अपने आप को महान दिखाना चाहते थे बेसिकली। ओके, सो ये स्टेट्स का जितना भी रिसोर्सेज होता था वो कहाँ से आता था, फ्रॉम द प्रोड्यूसर, जो कि प्लीजेंट्स, जो फार्मर्स होते थे, जो कैटल कीपर्स होते थे, और जो आर्टिस्ट होते थे। ठीक है, उन लोग से लिया जाता था। एंड ऐसा नहीं कि एक ऑफिशियल वे में कि हर महीना आपको इतना देना ही होगा एज टैक्स। नहीं, उनको कंपेल किया जाता था, उनको फोर्सफुली उनको अपना कुछ पार्ट सरेंडर किया जाता था, मतलब देना ही पड़ता था फोर्सफुली।
ठीक है, विच इज़ बैड। लोग इस टैक्स को कभी कभी रेंट बोलते थे, मतलब अगर आप उस लॉट के उस एरिया में अगर रह रहे हो, उस जगह पे रह रहे हो, तो आपको अपने लॉट को रेंट एज रेंट देना ही है, ठीक है, और एज रेंट वो क्लेम करते थे, ठीक है, और बाकी सारे रेवेन्यू उन लोग का ट्रेडर से भी जनरेट होता था, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। लाइक इसमें दिया है कि चोलास में टैक्सेस के लिए, सिर्फ एक टैक्सेस के लिए 400 डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए जाते थे। कैन यू बिलीव दिस? ठीक है, जैसे कि एक टैक्स था विट्टी करके, विट्टी मीन्स कैश नहीं लेते थे उन लोग फोर्स लेबर, मतलब फोर्सफुली कुछ भी काम कराना, ठीक है। और एक टैक्स का नाम है कदामई, जिसमें लैंड रेवेन्यू जनरेट करते थे उन लोग, लैंड से पैसा लेते थे, ठीक है। जैसे कि सीढ़ी लगा के पेड़ में चढ़ना, इसमें भी टैक्स लेते थे, मतलब आप सोच सकते हो क्या हालत था, राइट। सो जितने भी ये रिसोर्सेज है ये क्या काम के लिए होता था, जिससे किंग अपना किंगडम को इस्टेब्लिशमेंट कर सके, वो और भी ज़्यादा टेम्पल्स बनाते थे उस पैसे से, और फोर्ट्स बनाते थे, ठीक है। वॉर्स में जाते थे तो वहाँ पे भी खर्चा होता था, राइट। और वो किसी और का लैंड को अगर एक्यूज़ करते थे, या ट्रेड रूट्स के लिए, ये सब चीज़ों के लिए उनका वो रिसोर्सेज या पैसा यूज़ होता था, ठीक है। ये जो फंक्शनरीज़ है, मतलब ये जो रेवेन्यू ये कलेक्ट करना, जनरेट करना, मतलब गाँव वालों से एक पैसा लेना एज टैक्स, एज रेंट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। वो ये जो फंक्शन जो प्ले करता था, वो बेसिकली जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ होते थे, मतलब जो बड़े रईस टाइप के फैमिलीज़ होते थे, उन लोग ये जिम्मेदारी को उठाते थे राजा के खातिर, ठीक है। मतलब उन लोग टैक्स कलेक्ट करके राजा को पकड़ाते थे, ठीक है। बेसिकली क्या होता था, जो क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग होता था वही ये काम करते थे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रशास्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, ठीक है। बहुत सारे प्रशास्तीज से भी हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता चला है, बट ये मे बी और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि रूलर्स लोग सिर्फ अपना महिमा दिखाना चाहते हैं, इसीलिए उन लोग ये सोच के उन लोग ये प्रशास्तीस में लिखाते थे कि ये सोच के कि हमारा फ्यूचर जनरेशन हमको बहुत महान समझे, ठीक है। जैसे कि उन लोग अपने प्रशास्तीस में अपना ही तारीफ़ करते थे, लाइक वैलिएंट, विक्टोरियस वॉरियर्स, ये सब, ठीक है। और ये सारे जो लिखने वाले होते थे वो बेसिकली ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में भी हेल्प करते थे, ठीक है। और मेन बात, व्हाट आर प्रशास्तीस, अगर आपको नहीं पता है तो गो टू माय वीडियो लिस्ट, वहाँ पे मैंने चैप्टर्स में पढ़ाया है कि प्रशास्तीस क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रशास्तीस वो होते हैं जब हम किसी के प्रेज़ में, किसी की तारीफ़ में कुछ लिखते हैं, तो दैट डॉक्यूमेंट्स, दैट टेक्स्ट को प्रशास्तीस कहते हैं, ठीक है। राजा के तारीफ़ में या किसी रूलर के तारीफ़ में कुछ हम जब लिखते हैं, ओके। सो इस बॉक्स में ना अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्टा, वो एक राजा थे, उनके बारे में दिया गया है। इट्स अ प्रशास्ती, जो कि संस्कृत में लिखा गया है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसको पाया गया, ठीक है। आप ये पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, ओके। सो प्रशास्ती में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता था, ठीक है। राजा लोग जब ब्राह्मण्स को तोहफा में जब ज़मीन दे देते थे, मतलब कुछ हिस्सा, कुछ शेयर ऑफ लैंड दे देते थे, वो सब भी रिकॉर्डेड होते थे कॉपर प्लेट्स में, मतलब उन लोग इंस्क्राइब करके रख देते थे कॉपर प्लेट्स में, वो सब भी प्रशास्ती में लिखा गया और उसी से हमें पता चला। ये जो बॉक्स दिया है ना, यू कैन रीड दिस, आई एम स्किपिंग इट। इसमें बेसिकली ये दिया है कि व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, मतलब लैंड जो ग्रांट्स देते थे ना ब्राह्मण्स को, तो वो उसमें एक्चुअली वो लैंड से वो क्या क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या देते थे, और उस लैंड में क्या क्या होता था, जैसे कि फ्रूट्स, वाटर, गार्डन्स, ऑर्किड्स, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेस, ये सब होता था। और उन लोग उस लैंड से टैक्सेस भी रिसीव कर सकते थे, फाइन्स, अगर कोई टैक्सेस ना देना चाहे तो फाइन्स लेते थे, उसके लिए उन लोग जुडिशियल ऑफिसर्स बैठा सकते थे। ये सब के बारे में दिया है, आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, ठीक है। सो अनयूजुअली, ठीक है, 12th सेंचुरी में एक बहुत लंबा, एक लॉन्ग संस्कृत पोएम पाया गया, ठीक है, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ किंग्स, जो कि कश्मीर को रूल करते थे, ठीक है। इट वॉज कंपोज बाय ऑथर, मतलब उसको एक राजा ने, मतलब एक ऑथर ने कंपोज किया, जिनका नाम कल्हाना था, ठीक है। उन्होंने उस पोएम को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ किए, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज, ये सबको उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके फिर ये अकाउंट उन्होंने लिखा, ठीक है। मतलब राइटर्स लोग जो प्रशास्तीस लिखते थे, इन्होंने एक पोएम के फॉर्म में लिखा, और वहाँ पे रूलर्स और उनके पॉलिसीज़ के ऊपर में उन्होंने क्रिटिक्स भी निकाले, क्रिटिक्स मतलब बुराइयाँ भी करी है, जो गलत है उसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉरफेयर फॉर वेल्थ, ठीक है। मीन्स
वेल्थ के लिए या पावर के लिए जो वॉर्स लड़े जाते थे, ठीक है, उसके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। मीन्स ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज वर बेस्ड इन सम स्पेसिफिक रीजन, मतलब कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रीजन होता था, बट फिर अपना एक स्पेसिफिक रीजन होने के बावजूद भी उन लोग दूसरे एरियाज़ को भी कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। उसके लिए उन लोग वॉर्स लड़ते थे, ऑफकोर्स, राइट। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया मतलब बहुत ही खास एरिया था फॉर ट्रेडिंग पोलो, फॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर रूलर्स, कनौज विच इज़ इन गंगा वैली, ठीक है। फॉर सेंचुरीज मतलब रूलर्स लोग इसको हासिल करने के लिए कनौज को हासिल करने के लिए लड़ते रहे। रूलर्स जैसे कि गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पला डायनेस्टीज़, हर कोई इस कनौज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सालों तक, सेंचुरीज तक लड़ाई करे एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसलिए हिस्टोरियंस लोग इन लोगों को ट्री पार्टी स्ट्रगल बोलते हैं, ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट को, ओके। सो रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोस्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, मतलब अपना पावर और अपना नेम फेम, अपना पावर दिखाने के लिए इन लोग बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे और दूसरे किंगडम्स के टेम्पल्स को अटैक भी करते थे, ठीक है। क्योंकि टेम्पल्स में बहुत सारे सोना, बहुत सारा गोल्ड के, सिल्वर के बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर के, ठीक है, प्योर डायमंड्स के। तो ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों से मंदिर को या मूर्तियों को सजाया जाता था। तो द टेम्पल्स वेर वेरी एक्सट्रीमली रिच सोर्स, ओके। तो उस मंदिर को ही लूटा जाता था। फॉर एग्जांपल आपने सबने सुना होगा सुल्तान मोहम्मद ऑफ गज़नी, ठीक है, अफगानिस्तान, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गज़नी के बारे में, ठीक है, जो कि रूल किया 997 से 1030 ईयर्स तक, ठीक है, जिसने अपना बहुत सारे पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी अपना पावर बनाए रखा, ठीक है। उन्होंने कई बार रेड किया, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 16 या 17 बार मतलब इंडिया को रेड किया, ठीक है, लूटने आए, ठीक है। एंड ही मोस्टली टारगेटेड ना टेम्पल्स ओनली, ठीक है, जैसे कि वेरी फेमस टेम्पल सोमनाथ इन गुजरात, ठीक है। और इसी से उन्होंने अपना आलीशान सिटी बनाया ऑफ गज़नी, मतलब वो यहाँ से लेके जाके अपने शहर में लेके जाते थे और उस सिटी को एकदम रॉयल बना दिए थे, ओके। और जो सुल्तान मोहम्मद जी थे, ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर पीपल अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड, मतलब जिन जिन लोगों को उन्होंने हराया, इसके बारे में भी वो और भी जानना चाहते थे। और इसके बारे में उन्होंने एक अलग से अकाउंट भी लिखा था, और जिससे उन्होंने लिखाया था उनका नाम है अल बिरूनी, ठीक है। और इस अरबिक किताब या वर्क का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने बारे में उन्होंने डिस्क्लोज़ किया था, ठीक है। और ये हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया बाद में जाके, क्योंकि इससे बहुत सारा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पता चला, ठीक है। बाद में उन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स को भी बुलाया कि वो संस्कृत में लिखे। जो चौहान्स थे वो दिल्ली और अजमेर को कंट्रोल करते थे, ठीक है। उन्होंने वेस्ट टू द ईस्ट में अपना एक्सपेंशन किया था, ठीक है। बाद में उनको अपोज करने वाले, उनको रोकने वाले या उनके पावर को रोकने वाले चालुकास लोग एंड they are in the scene, okay. So the best known Chauhan's ruler were Prithviraj III, इसके बारे में आपने सबने सुना होगा, and because he is defeated an Afghan ruler Sultan Muhammad Glory, ठीक है, उन्होंने सुल्तान मोहम्मद ग्लोरी को हराया था 1191 में, बट बाद में वो हार चुके थे 1992 में ही। और नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक द चोलास। अब हम चोला डायनेस्टी, जो सदर्न पार्ट है ना, तो चोला डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। सो जानते हैं हाउ चोला डायनेस्टी राइज इनटू पावर। तो एक माइनर चीफली फैमिली थे जिनका नाम था मुत्यायर, ओके, और उनके कंट्रोल में कावेरी डेल्टा था, ठीक है। वो कौन थे? वो थे सबऑर्डिनेट टू द पल्लवास किंग, मतलब पल्लवास किंग को वो मिलिट्री हेल्प करते थे, ठीक है। मिलिट्री सोल्जर्स का हेल्प या वॉरफेयर में जितना भी चीज़ों का हेल्प चाहिए होता है, वो उन लोगों को ही सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो वो मिलिट्री हेल्प पल्लवास किंग को करते थे। और एक व्यक्ति आए विजयला जो थे वो भी एक सबऑर्डिनेट ही थे, बोल सकते हो, चोलास के, ठीक है, फ्रॉम उरायूर, जिसने ये मुत्यायर को कैप्चर कर लिया था इन द मिड ऑफ 9th सेंचुरी। फिर उन्होंने जैसे ही अपना पावर जमा लिया, फिर ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर। फिर उसने पावर में आके ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर और बहुत सारे टेम्पल्स बनाने लग गए। अ वेरी फेमस टेम्पल इज़ निशुम्भाषुदिनी, ठीक है। फिर जाके उनके जो सक्सेसर्स आए वो और भी नेबरिंग रीजन्स को मतलब कैप्चर करने लग गए और उनका किंगडम बड़ा होने लग गया, ठीक है। मतलब जो पंडियंस और जो पल्लवास के टेरिटरीज भी थे नॉर्थ और साउथ में, वो भी अभी उनके किंगडम का पार्ट बनने लग गया, ओके। इसी तरह उनका डायनेस्टी धीरे धीरे एक्सपैंड होने लग गया। फिर उनका जो सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल चोला रूलर था वो है राजा 1, ठीक है, जो कि
985 में राजा बने एंड उन्होंने अपना एक्सपेंशन बहुत सारे दूसरे एरियाज़ में भी किया, ठीक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है, और उसी के पॉलिसीज के थ्रू से उनके बेटे राजेंद्र वन ने भी रूल करना कंटिन्यू किया, ठीक है। और उनके बेटे ने बहुत बार गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया को बहुत बार रेड किया, ठीक है, मतलब बहुत बार लूटा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, ठीक है। ये टाइम पे ना बहुत सारे सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनने लगे और ब्रोंज के स्ट्रक्चर्स, बोन के स्कल्पचर्स जो थे वो बहुत ही सुंदर बनने लगे, ठीक है। जो देवी देवताओं के स्कल्पचर्स थे ना वो सारे ब्रोंज के थे, विच आर द वर्ल्ड फाइनेस्ट, ठीक है। जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे थंजावुर और गायकोंडा चोलापुरम के, जिसको राजा और उनके बेटे राजेंद्र ने बनाया था, वो बहुत ही आर्किटेक्चरल और स्कल्पचर्स मार्बल्स थे, दे आर मार्बल्स, मतलब इतने परफेक्ट थे, इतने सुंदर थे, ठीक है। जो चोला टेम्पल्स थे दे बिकेम अ न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम, मतलब दे बिकम अ हब ऑफ सेटलमेंट्स, मतलब इट्स नॉट ओनली अ टेम्पल, मतलब सिर्फ टेम्पल्स नहीं थे, उसके इर्द गिर्द लोग इट बिकेम अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, मतलब जो उस टेम्पल को बनाते थे ना, जितने भी क्राफ्ट पर्सन लोग थे उन लोग भी उसके अगल बगल ही रहते थे, उनका भी वो सेटलमेंट एरिया था, इसीलिए बोला गया इट्स अ न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है। तो जब भी मतलब टेम्पल्स को रिपेयर कराना पड़ता था या दूसरा कोई टेम्पल बनाना पड़ता था तो उसके अगल बगल ही बाकी लोग रहते थे, ठीक है, टू मेंटेन इट, ठीक है। जैसे कि सारे स्पेशलिस्ट हो गए, ठीक है, द प्रीस्ट, द गार्लैंड मेकर्स, द कुक्स, द स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स, सब उसी के पास में ही रहते थे, ठीक है। ये सिर्फ एक वर्कशिप करने का प्लेस नहीं, इट्स बिकम अ हब ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। जितने भी क्राफ्ट्स पर्सन थे ना जो कि टेम्पल से एसोसिएटेड होते थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर ब्रोंज के इमेजेस भी बने थे जो कि वर्ल्ड फेमस है, ओके, दे आर द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ इमेजेस डेटीज़ के ऊपर बनाए, कुछ डिवोटीज़ के ऊपर में भी बनाए गए। So our next topic is agriculture and irrigation, ठीक है। So many of the achievements of the Cholas were made possible through the new developments on agriculture, मतलब एग्रीकल्चर में धीरे धीरे चोलास डायनेस्टीज़ ने बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स लाए, ठीक है। जो रिवर कावेरी था जो चोला डायनेस्टी के अंडर में था ना, उसके बहुत सारे सेवरल ब्रांचेस बना दिए गए, मतलब मेन रिवर बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले उनके बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स बना दिए गए, जिसकी वजह से वो उनका पानी ना फर्टाइल सॉइल्स में भी चले जाता था, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है, जितने भी सॉयल लैंड है उसमें भी चला जाता था, जिससे वो उसको जो नेसेसरी मॉइस्चर जो मिलना चाहिए वो हमेशा मिलता रहता था, और उन लोग से उससे क्या होता था, उन लोग की फसल बहुत अच्छी होती थी, स्पेशली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, बहुत अच्छा चावल उगाते थे। एग्रीकल्चर है वो बहुत सारे डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु में भी डेवलप्ड होने लगा, ठीक है। बहुत सारे लार्ज स्केल कल्टिवेशन भी होने लगा, फॉरेस्ट क्लियर होने लगा, ठीक है। एक प्लान्ड एग्रीकल्चर किया जाता था वो टाइम में, लैंड बहुत सारे लेवल किए गए, ठीक है। फ्लड से बचाने के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाने लगे, कैनल्स कंस्ट्रक्ट करने लगे, जिससे पानी ईजीली फील्ड्स में जा सके। जो कैनल्स बनाते थे वो इसलिए बनाते थे कि फील्ड में उन लोग ईजिली पानी को कैरी कर सके, ठीक है। दो एरिया में दो डिफरेंट तरह के क्रॉप्स को उगाए जाते थे। आप बोल सकते हो कैनल के इस तरफ एक तरफ कुछ एक डिफरेंट टाइप का क्रॉप उगाते थे, तो दूसरी तरफ दूसरा टाइप का उगाते थे। फील्ड था जो प्लांट के फील्ड्स थे, ठीक है, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स, तो उसको टाइम टू टाइम पानी देना भी तो ज़रूरी है, राइट। तो इसके लिए उन लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम यूज़ करते थे, ठीक है। कभी वेल्स बना देते थे, वेल्स के थ्रू से पानी देते थे, कभी बड़े बड़े टैंक्स बना देते थे जिससे बारिश का पानी रेन वाटर कलेक्ट कर सके। इसके लिए उन लोग बहुत सारा प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, ठीक है। बहुत सारा लेबर एंड रिसोर्सेज ज़रूरत होता था टू मेंटेन दीज वर्क्स, ठीक है। और पानी को कैसे कैसे शेयर करे, ये इसके लिए पूरा एक बैठक बिठाया जाता था। और जो गांव वाले हैं, जो नॉर्मल पीपल है, उन लोग भी ये सब के बारे में बहुत रुचि से ये सारे एक्टिविटीज़ में बहुत रुचि लेते थे, ठीक है। मीन सिर्फ रूलर्स लोग ये रूल्स नहीं बनाते थे, पीपल्स लोग भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए एक साथ होके एक्टिवली काम करते थे, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, सेटलमेंट्स ऑफ प्लीजेंट्स थे नोन एज उर, ठीक है। जो प्लीजेंट्स का, जो फार्मर्स का सेटलमेंट्स था उनको उर कहा गया है। वो धीरे धीरे बहुत प्रॉस्परस हो गया क्योंकि इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर से उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे लार्जर यूनिट्स में कन्वर्ट हो गए जिसको नाडू कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो विलेज काउंसिल और नाडू ही सारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म करते थे, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना या किसी को जस्टिस दिलाना। रिच प्लीजेंट्स बने ऑफ द विलाया कास्ट, उन लोग एक्चुअली दे आर द इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ नाडू, मतलब नाडू के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके बीच में कुछ सब ठीक है कि नहीं ये सब देखने के लिए बड़े बड़े प्लीजेंट्स होते थे और विलाया कास्ट, ठीक है। दे हैव टू सुपरवाइज देम, ठीक है। और उनके ऊपर होते थे चोला गवर्नमेंट, ठीक है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था आप देख सकते हो एक के नीचे एक के नीचे एक, जिससे कि काम सबका प्रॉपरली हो, ठीक है। जो चोला किंग्स थे, जो उन लोग क्या करते थे, कुछ रिच लैंड ओनर्स को बड़ा बड़ा टाइटल्स देते थे, जैसे कि मुवेंदा विनम, ठीक है, मतलब द प्लीजेंट सर्विंग द किंग्स, मतलब जो प्लीजेंट किंग को सर्व करता है, या अरायर, ठीक है।
ये सारे बड़े बड़े टाइटल्स देते थे जो किंग्स के खास होते थे, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या ऑफिसेज संभालते थे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालते थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड होता था, मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू से ही पाया गया। कुछ होता था ब्रह्मा दिया, मतलब जो लैंड ब्राह्मण्स को गिफ्ट में दिया जाता था। कुछ होता था शाला भोगा, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल जो लैंड दिया जाता था। कुछ देवादाना जो टेम्पल्स के लिए गिफ्ट किया जाता था। कुछ होता था जेन्स इंस्टीट्यूट के लिए गिफ्ट दिया जाता था। और कुछ होता था नॉन ब्राह्मणा प्लीजेंट्स के लिए भी अलग से एक लैंड दिया जाता था। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड थे, ठीक है। जो ब्राह्मण्स को जो लैंड दिया जाता है, ठीक है, वो यूजुअली एज गिफ्ट्स दिया जाता है, राइट। और वो जो होता है वो मोस्टली कावेरी वैली में इमर्ज होने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे बाकी सारे साउथ इंडिया के बाकी सारे पार्ट्स में भी ब्राह्मण्स का सेटलमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। और ये जो ब्रह्मा दिया है, मतलब जो उन लोगों का सेटलमेंट एरिया है, उनको ध्यान रखने के लिए एक असेंबली या सभा बनाया गया था, और वो बहुत ही एफिशिएंटली काम करता था, मतलब ठीक है। मतलब अगर ब्राह्मण्स लोग को कुछ भी तकलीफ ना हो, या पानी का कोई पानी का प्रॉब्लम ना हो, या खाने पीने रहने कुछ का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए असेंबलीज़ को बनाया गया था, ठीक है। ये सारा डिटेल इंस्क्रिप्शंस के थ्रू से हमें पाया गया है, या कुछ वॉल्स ऑफ टेम्पल्स में भी लिखा गया है, ठीक है। कुछ ट्रेडर्स का भी एसोसिएशन बनता था जिसको नगरम्स कहते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं उत्तरामेहुर तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भी बहुत सारा डिटेल्स पाया गया है कि एक सभा या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एसोसिएशन कैसे चलता है, ठीक है। और वो सभा ही जो होता है वही मतलब इरिगेशन का काम, या गार्डन्स या टेम्पल्स, या ये सब जो छोटे बड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम्स होते हैं, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आता है, वो सारा एक सभा ही अपना काम बांट लेते हैं, और उन लोग ध्यान रखते हैं, अपना अपना ड्यूटी फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके लिए भी उन कमिटीज़ बैठाया जाता है, और जो एलिजिबल है उनका एक वोटिंग सिस्टम के तरीके से पाम लीफ में नाम लिखा जाता है। फिर एक एक करके फिर एक एक छोटा बच्चा आएगा और उसका एक चिट उठाएगा, और उससे पता चलेगा कि कौन इलेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही एक एक कमेटी में एक एक जन सेलेक्ट होते हैं, एक एक जन इलेक्ट। आगे एक है इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, you can read about this. I am skipping this part. Thank you for watching this video till end. Take care. Bye.